ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर हम बात कर रहे हैं, जो कि सीए में फाइनल दिसंबर 2013 के एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो ये क्या बोल रहा है, सुनना। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। पहला क्वेश्चन वैल्यू एडेड मांगा है। दूसरा क्वेश्चन रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू सेल्स मांगा है। और तीसरा रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू वैल्यू एडेड मांगा है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो अपने को वैल्यू एडेड बनाना पड़ेगा। आधा क्वेश्चन यहां है, आधा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर है, मैं आपको दिखाता चलूंगा। आइएगा, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर का पहला पार्ट। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एडेड। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एडेड। सबसे पहले हमें दी हुई है नेट सेल्स। देखिए, चूंकि ये क्वेश्चन पुराना है तो यहां पर एक्साइज ड्यूटी दी हुई है। अब अगर ये मॉडिफाइड तौर पर आता है तो यहां पर वो इसकी जगह जीएसटी कर देंगे। और एक्सक्लूडिंग है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नेट सेल्स ले ली 21,000, क्योंकि अगर इंक्लूडिंग जीएसटी होता तो मुझे हटाना पड़ता। ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग है तो मैंने एज इट इज ले लिया। इंक्रीज इन स्टॉक मेरी इनकम को बढ़ाएगा। लीजिए, इंक्रीज इन स्टॉक मुझे दे रखा है 250। बस दो ही इनकम है, ये आपकी कहलाती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। $21,250। कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल। The Bluetooth out input mode up। भाई माइक ऑफ रखो। कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल, आओ एक एक को चेक करते हैं। रॉ मटीरियल आएगा, आइए तो ये आ गया रॉ मटीरियल कंज्यूम। रॉ मटीरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू है आपकी 2600। आ जाओ, पैकिंग मटीरियल भी आएगा। पैकिंग मटीरियल कंज्यूम्ड हो गया आपका 1200। स्टोर एंड स्पेयर आएगा, $560 आ गया। पावर एंड फ्यूल आएगा, $4600। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना आ गया, 200 आ गया। इंश्योरेंस भी हमारा खर्च, तो इंश्योरेंस का खर्चा आपको दे रखा है 120। सैलरीज एंड वेजेस नहीं आएगा, डेप्रीसिएशन नहीं आएगा, इंटरेस्ट पेड नहीं आएगा। आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है।
फिर फैक्ट्री ओवरहेड में सैलरी एंड वेजेस नहीं आएगा, लेकिन अदर फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे। तो इसको मैं लिख देता हूं, यहां मैं डाल देता हूं। ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। लीजिए, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स ये हमारे पास आ गए 250 के। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में वेजेस नहीं आएगा, सेल्स टैक्स ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है, गवर्नमेंट को जाता था, सेल्स टैक्स पहले लगा करता था। अदर्स आ जाएंगे, तो अदर सेलिंग ओवरहेड आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, थोड़े बहुत इन पुराने क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है वो सेल्स टैक्स का डेटा ही ना दे, उसकी जगह कोई लोकल टैक्स कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को तो बस उसको समझना है कैसे अपने को काम में लेना है। तो आइए, अदर सेलिंग ओवरहेड, कितने? 1700 आपका। देखिएगा और कोई खर्चा है क्या, फिर देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी सैलरी और वेजेस नहीं आएगी, लेकिन अदर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएंगे। तो अदर एडमिनिस्ट्रेशन अपन लिख देते हैं। कंप्लीट। ये आपके पास आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल 11,310 आप बता रहे हो, तो मैं लिख देता हूं 11,310। अब आपके पास रेवेन्यू 21,250 थी और कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल 11,310 है। वैल्यू एडेड आ जाएगा। कैलकुलेटर कहाँ गया? बताओ भैया, आप ही बता दो, आज कैलकुलेटर नहीं है। 9940 या 40 आ गया। 99। बताइए क्या क्लियर है? बिल्कुल पहला पॉइंट आपके पास वैल्यू एडेड आ गया 9940। अब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। समझ रहे हैं आप? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब हो गया ईबीआईटी, इंटरेस्ट बिफोर डेप्री सॉरी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वैल्यू एडेड से चालू करता हूं और खर्चे ले लेता हूं। चलिए, दूसरा अपन निकाल लेते हैं ताकि रेशियो निकाल सके। स्टेटमेंट शोइंग ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वैल्यू एडेड की वैल्यू है 9940। आओ, यहां पर कुछ छोड़ा था, हाँ जी, एक डायरेक्ट वेजेस छोड़ी थी हमने, एक डेप्रीसिएशन हमने छोड़ा है, इंटरेस्ट तो लेना ही नहीं है तो पहले अपन लिख लेते हैं। अच्छा, वेजेस कई बार दी हुई है तो क्या एक साथ टोटल करके लिख दें? वेजेस एंड सैलरीज जल्दी से बताते चलो। देखो, एक तो है आपके पास ये 480, तो एक तो मैंने ले ली 480 प्लस, अगले पेज पर जाओ, एक है 240, फिर एक है 120, फिर एक है 120।
तो 3 और हैं, 240, 120 प्लस 120, कितना आ गया ये 960। ये हमारे पास आ गया 960। आगे बढ़ते हैं, डेप्रीसिएशन लेस करेंगे, तो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है 885। इंटरेस्ट लेना नहीं है क्योंकि हमें निकालना ही ईबीआईटी है। और क्या दे रखा है, एक सेल्स टैक्स दे रखा है 457 का, तो 457 का सेल्स टैक्स भी माइनस होगा क्योंकि ये भी हमारे खर्चे का पार्ट बनेगा। बाबा 450 लीजिए, निकालिए। अब आपके पास ईबीआईटी कितना आया, कैलकुलेटर ले ही लो मैं यार। 9940 माइनस 960 माइनस 885 माइनस 457, 7638, ये आ रहा है। ये आपके पास आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7638। अब इसने हमसे कुछ रेशो मांगे हैं। पहला रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सेल्स पर रेशो, तो लिखिएगा आप रेशो ऑफ रेशो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू नेट सेल्स। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला 7638 डिवाइडेड बाय 21,000 इंटू 100, तो ये आ गया 7638 डिवाइडेड बाय 21,000 इंटू 100, 36.37%। फिर इसने एक और रेशो मांगा था आपसे, रेशो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू वैल्यू एडेड। रेशो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू वैल्यू एडेड, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड इंटू 100, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 7638 डिवाइड बाय वैल्यू एडेड हमारा कितना निकला था 9940। 7638 divided by 9940 into 100, 76.8%। ये लीजिए, यहाँ पर कुछ अलग रेशो मांगे थे, हमने बस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैल्यू एडेड निकाला और फिर उसने जो रेशोज बोले हमने वो रेशो कैलकुलेट कर। बताइए क्या बिल्कुल क्लियर है? अब मेरे हिसाब से अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, कैसे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाना है। आफ्टर दैट किस तरीके से आपको उनसे पर बेस्ड
क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको कैसे उनको सॉल्व करना है। आओ सुनना बिल्कुल। एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 44, जो दिसंबर 2018 में आया था। प्रोडक्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जो कि ऑडिटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बनाई जाती है, उसे कौन से एनेक्सर्स में बनाया जाता है? आपको याद है मैंने आपको कॉस्ट ऑडिट के 4 एनेक्सर्स बताए हैं। एनेक्सर ए दोनों के लिए बनता है, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस। बी जो है वो किसके लिए बनता है? केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सी जो बनता था वो सर्विस के लिए, डी दोनों के लिए। और आपको याद होगा डी में क्या क्या बनता था आपका, डी में क्या क्या बनता था बताओ। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट डी में बनता था कि नहीं बनता था? ए तो सारा था जनरल इंफॉर्मेशन का, बी में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मटेरियल कंज्यूम्ड, यूटिलिटी कंज्यूम्ड, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन थी। सी पार्ट में यही बातें सर्विस के लिए थी, और डी पार्ट में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट था आपका। कौन सा पैरा था, याद है क्या? पार्ट डी इसका आंसर हो गया। पैरा नंबर ध्यान है कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पार्ट डी के कौन से पैरा में था? फर्स्ट। पैरा फर्स्ट में। सेकंड में क्या था? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वेरी गुड। थर्ड में क्या था? वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड, वेरी गुड। फोर्थ में रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस। ये चारों क्वेश्चन आते हैं पेपर में, चारों क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में ये वाले। पार्ट डी के चारों बातें, 4 क्वेश्चन नहीं 8 क्वेश्चन बन जाते हैं, पता है आपको? 4 तो ऐसे पूछ लेगा, 4 वैसे उल्टा पूछ लेगा। तो यानी आंसर क्या हो गया कि जो प्रोडक्ट या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है वो कहां दिखाया जाता है? पार्ट डी में। और अगर पैरा पूछ ले तो पार्ट डी का पैरा नंबर 1 है। पार्ट डी में आपको फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक एक पॉइंट इसका लर्न करके जाना। तो पार्ट डी इसका आंसर हो गया। और देखो मैं आपको और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बताता हूं साथ साथ में। ये देखो दिसंबर 19 के एग्जाम में आया है, पता ये हम करते नहीं है। कर क्यों नहीं पाते उसका एक रीजन है, आपके पास ये है ना, एक जगह एक्यूमुलेट नहीं है चैप्टर वाइज क्वेश्चन। मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बैंक बनाया है। देखो दिसंबर 19 के पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन था, प्रॉफिट रिकंसिलेशन ऑफ द कंपनी एज अ होल डील किया जाता है। यानी रिकंसिलेशन किस में डील होता है? क्या पैरा पार्ट डी पैरा 2 में, पार्ट सी पैरा 1 में, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में, पार्ट ए पैरा नंबर 1 में? पार्ट डी पैरा पैरा 2। 2। ये तो आसान हो गया, पता है कंफ्यूजन कब डालता वो, इसी में पार्ट डी के सारे ऑप्शन डाल देता, तो थोड़ा आपको और मेमोराइज होना पड़ता। हमें ये पता लग गया रिकंसिलेशन पार्ट डी में आता है, तो हमारा इंस्टीट्यूट कितना अच्छा, बोले पार्ट डी का एक ही ऑप्शन दिया तो यही आंसर है। अब ऑप्शन अच्छे बनाएगा, वापस पार्ट डी पैरा 1, पार्ट डी पैरा 2, पार्ट डी पैरा 3, पार्ट डी पैरा 4। आप समझ रहे हो ना कितनी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आंसर हो गया हमारा जो प्रॉफिट रिकंसिलेशन है, जो कि कंपनी एज अ होल बनता है। अभी देखना इसके भी क्वेश्चन आएंगे कि प्रॉफिट रिकंसिलेशन क्या केवल सर्विसेज के लिए बनता है, क्या केवल किसी डिपार्टमेंट के लिए बनता है, क्या पूरी कंपनी के लिए बनता है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पार्ट डी पैरा नंबर 2, यानी आंसर हो गया ए। बताओ क्लियर बिल्कुल? और देखो मैं आपको और दिखाता हूं, ये देखो देखो दिसंबर 2016 2 नंबर का क्वेश्चन, पार्ट डी पैरा 4, पार्ट डी पैरा 4 क्या प्रॉफिट रिकंसिलेशन के साथ डील करता है या नहीं करता है? पार्ट डी पैरा 4
क्या प्रॉफिट रिकंसिलेशन के साथ डील करता है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताइए। क्या पार्ट डी पैरा 4 प्रॉफिट रिकंसिलेशन के साथ डील करता है? क्या हो गया भाई? पार्ट डी पैरा 4 किसके साथ डील करता है भाई? क्या सारे छोड़ गए क्या क्लास? हाँ, हो तो सही आप लोग। पढ़ो। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं उतना रेगुलर 15-20 मिनट पढ़ते जाओ, सारे क्वेश्चन आएंगे। वेरी गुड पवन। पार्ट डी पैरा 4 जो है वो रेशियो एनालिसिस के साथ डील करता है, तो रिकंसिलेशन के साथ डील नहीं करता। तो आंसर हो गया बी। याद नहीं है? पता, इतना टाइम नहीं दे मिलने लगना चाहिए एग्जाम में आपको, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर समझ आने चाहिए। अगर इनमें टाइम लगेगा तो मामला खराब। आओ, एमटीपी जून 18 का क्वेश्चन देखो। पार्ट डी ऑफ द एनेक्सर्स टू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट shows the profit reconciliation। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के एनेक्सर्स का पार्ट डी जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बताता है, प्रोडक्ट का बताता है, सर्विसेज का बताता है, कंपनी एज अ होल का बताता है, या इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज का बताता है? डी। डी। डी कौन बोला? डी नालायक, अभी तो पीछे गया था। प्रॉफिट रिकंसिलेशन कंपनी एज अ होल बनता है। सी। यस सर। ये गए 2 नंबर, यस सर और नो सर नहीं गए, एक बार में 2 नंबर साफ। ये बहुत अच्छे से याद करो, बहुत अच्छे से याद करो इनको सौरभ जी। चलो, तो आंसर समझ आ गया। 57 का आंसर हो गया सी। फिर आओ, देखो, फाइनेंशियल पोजीशन एंड रेशियो एनालिसिस कहां स्टेटेड है? पैरा 4 ऑफ पार्ट डी, ये बना क्वेश्चन। तो पैरा 3 ऑफ पार्ट डी, पैरा 2 ऑफ पार्ट डी, पैरा 1 ऑफ पार्ट डी। रेशियो एनालिसिस किस में आता है? पैरा 4 पैरा ऑफ 4 ऑफ पार्ट डी। पार्ट डी। तो आंसर क्या हो गया? ए। ए। इनको भी करते हैं ना अपन, तो ये याद ही हो जाती है चीजें अपने को। आ जाओ, 60 नंबर का क्वेश्चन देखो। अंडर पार्ट डी ऑफ एनेक्सर्स टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो प्रॉफिट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कंपनी एज अ होल बनाया जाता है, वो केवल प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर और प्रीवियस 2 सालों का, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, या प्रीवियस के 3 सालों का? सी ऑप्शन। सी। आपको करंट याद एंड है, मैं आपको प्रीवियस बता भी रहा था जब मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखवाया भी था आपको कि रिकंसिलेशन में ध्यान रखना कंपनी एज अ होल बनता है और करंट ईयर की इंफॉर्मेशन के साथ साथ प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन भी जाती है। तो आंसर हो गया सी। सो 48 का क्या होगा? कौन से का? 48। 48 कहां गया? 58 सॉरी 58। ये रिकंसिलेशन से रिलेटेड है। आइटम्स अपीयरिंग ओनली कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ये अभी जब मैं आपको रिकंसिलेशन बताऊंगा तब ये सारे क्लियर हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। एक एक क्वेश्चन आप पढ़ चुके होगे, ऐसा क्वेश्चन, ऐसी तैयारी है अपने पास। ओके सर। अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन इसीलिए नहीं करवा रहा अभी मैं। आ जाओ, पार्ट सी ऑफ द एनेक्सर्स जिसमें कॉस्ट स्टेटमेंट है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, सर्विस से रिलेटेड है, नन ऑफ द अबव या बोथ ऑफ द अबव? सर्विस। आपको याद है मैंने आपको बताया था पार्ट ए दोनों के लिए, पार्ट बी केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पार्ट सी केवल सर्विस सेक्टर के लिए, और पार्ट डी बोथ के लिए। तो आंसर हो गया, ये आपने तो करे ही नहीं होंगे एमटीपीस खोल खोल के ऐसे क्वेश्चन सारे, यहीं तक सारी चीजें याद हो जाती हैं। हाँ प्रतिभा, ना तो तुरंत बोल दिया, नालायक। पढ़ा करो, इकट्ठे करा करो, पहले एक मटेरियल इकट्ठा होना बहुत जरूरी होता है। आओ 64 देखो। अंडर पार्ट डी ऑफ द एनेक्सर्स ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैल्यू एडिशन, जो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनता है जो कंपनी एज अ होल का बनता है, उसमें इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर की होती है, करंट ईयर और या प्रीवियस 2 सालों की होती है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर होती है, या प्रीवियस के 3 सालों की होती है। करंट और प्रीवियस ईयर। करंट और प्रीवियस ईयर, तो आंसर क्या हो गया? सी। सी, 2 सालों की होती है करंट और प्रीवियस ईयर। देखो पैरा 6 ऑफ पार्ट डी किससे रिलेटेड है? पैरा 6 ऑफ पार्ट डी, मैं बोल रहा हूं पार्ट डी तो घोट के पी जाना। सर डी ऑप्शन। पैरा 6 पार्ट डी, फाइनेंशियल पोजीशन और रेशियो एनालिसिस। नहीं, ये कौन सा पैरा है? 4। पैरा 4 है। वैल्यू एडिशन कौन सा पैरा है? पैरा पैरा 3। 3। प्रोडक्ट या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट? पैरा 1। तो अब तो एक ही बचा। पैरा 6। पैरा 5 किसका है? 1 2 3 4 तो याद है, 5वां किसका है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। वेरी गुड, किसने बोला? कशिश। वेरी गुड कशिश। ठीक है, रिलेटेड पार्टी का है, पता है, मैं फिर कह रहा हूं, ये बार बार आपको ये याद करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, नंबर ऑफ सेक्टर्स विच आर अंडर द रेगुलेटेड कैटेगरी आर। रेगुलेटेड कैटेगरी में कितनी इंडस्ट्रीज कवर हैं? C6, बिल्कुल ठीक। मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इनिशियल नोट्स जो दिए वहां लिखवाया भी था। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था? रेगुलेटेड सेक्टर में है 6 इंडस्ट्री और अनरेगुलेटेड सेक्टर में 33। तो इसका आंसर तो क्या हो गया? सी। एक 70वें क्वेश्चन में तो आंसर ही रह गए। देखो अब पार्ट बी ऑफ एनेक्सर्स टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। पार्ट बी सर्विस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेक्टर। अरे वाह, बस देखो याद हो गए सारे, अब आपको पता है। आ जाओ, पार्ट बी क्या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है? ट्रू और फॉल्स? पार्ट बी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है। यस सर। तो आंसर इसका क्या हो गया? फॉल्स। ये इसके ऑप्शन रह गए 70 के, मैं दूंगा तब आप करना, मैं भी भूल गया शायद लेना। आ जाओ, रेशियो एनालिसिस अंडर पैरा 4 ऑफ द एनेक्सर्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फर्निश्ड केवल लास्ट ईयर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और प्रीवियस 2 ईयर, या प्रीवियस 3 ईयर? करंट एंड प्रीवियस ईयर। आ गए, देखो 2 नंबर और। ये देखो एक क्वेश्चन नंबर 75, exemption from application of rules provided to the company whose revenue from export in foreign exchange exceed of total revenue and 75%। वेरी गुड। इस पर भी देखो ऑब्जेक्टिव बन गया आपका। समझ लो कितनी कितनी लाइन पर बन सकते हैं। 76 देखो, वैल्यू एडिशन कौन से पार्ट में आता है? पैरा 3 पार्ट डी। पार्ट डी, बिल्कुल ठीक। तो आंसर आ गया डी। देख रहे हो कितने तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। टाइम लिमिट्स भी आपको बहुत सारी बताई थी कि वो टाइम लिमिट जिसमें कॉस्ट ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है 180 डेज। 180 डेज। वेरी गुड। तो पता है, इनको पढ़ो, सबको करो, जितने ये क्वेश्चंस पढ़ोगे आपको समझ आएंगे। मैंने इसीलिए इतने ऑब्जेक्टिव डाले हैं जगह जगह से लेकर। CRA 1 किससे रिलेटेड है, CRA 4 किससे रिलेटेड है, CRA 2 किससे रिलेटेड है। इनको ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। CRA 1 दे देगा 4 ऑप्शन की किससे रिलेटेड है, या ये एक सेंटेंस दे देगा और पूछेगा ये CRA 1 है, CRA 2 है, या क्या है।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम सीएमए स्टडी मटेरियल। सीएम स्टडी मटेरियल देखो ये क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट एंड द ट्रायल बैलेंस ऑफ एबीसी लिमिटेड विच इज अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी। अब आपको 3 साल का डेटा दिया हुआ है, इसने मांगा क्या है आपसे, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियोज as per the requirement of part D, para 3 and para 4 of the annexures to the cost audit report under the company's cost audit rules for 3 years. Operating profit as a percentage of value addition और value addition as a percentage of sales। और इसने बोला है यहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो EBDIT माना जाएगा। तो आइए सबसे पहले तो हम वैल्यू एडिशन निकाल लेते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन 6 स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन। चलिएगा हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन पर। दो 2017 और 2016 पर सबसे पहले हमें दे रखी है नेट सेल्स 1745, 1705 और 1610 और कोई अदर इनकम है नहीं। ये रेवेन्यू आ गई आपके पास। अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल। आपको दे रखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बताइए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू है 1140, 1060 और 975। डायरेक्ट वेजेस आएगा नहीं आपके पास, पावर एंड फ्यूल आ जाएगा, $30, $27 और $24। स्टोर एंड स्पेयर 6, 5 एंड 4 ये आपके पास आ गया। डेप्रीसिएशन लेंगे नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड में सैलरी नहीं, डेप्रीसिएशन नहीं, रेट्स एंड टैक्सेस और अदर ओवरहेड्स आ जाएंगे आपके पास। लीजिएगा अदर फैक्ट्री ओवरहेड 6, 5 और 4। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सैलरी नहीं,
रेट्स एंड टैक्सेस नहीं, अदर ओवरहेड्स आ जाएंगे। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हैं 162, 154 और 148। सेलिंग ओवरहेड्स में पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग आ जाएगा, सिक्स एंड 5। डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, अदर ओवरहेड्स आ जाएगा। एक 124, 118 और 108। इंटरेस्ट आएगा नहीं, बोनस ग्रेचुइटी नहीं आएंगी, लीजिएगा बस अपने पास। हो गया क्या? और कोई पॉइंट बचा है? आप एक बार चेक कर लीजिए। ये टोटल आ गया 1474। 1060 प्लस 27 प्लस 10 प्लस 154 प्लस 6 प्लस 118, 1375। देन 975 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 148 प्लस 5 प्लस 108 यानी 1268। वैल्यू एडिशन निकाल लीजिए। आपके पास 1745 की रेवेन्यू माइनस 1474, तो 271 का वैल्यू एडिशन आ गया। इधर 1705 माइनस 1375, 313 एंड द थर्ड वन 1610 माइनस 1268, ये लीजिए 342। बोलो क्लियर बिल्कुल यहाँ तक? तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास वैल्यू एडिशन का अमाउंट कैलकुलेट हो गया। जो पहला हमें पार्ट निकालना था वैल्यू एडिशन, हमने तीनों साल का 2018, 2017 और 2016 तीनों साल के हमने क्या निकाल लिए? वैल्यू एडिशन निकाल लिए। ये हमारे ईयर्स हैं। नाउ अब मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है? EBDIT। तो लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज EBDIT। और 2016 ये आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट का चार्ट बनेगा। तो देखिए वैल्यू एडिशन हम निकाल चुके हैं। आइएगा, तो वैल्यू एडिशन हमारे पास कितना कितना आ गया था? 271, 330
और 342। अब इसमें से माइनस करना चालू कर दो वो खर्चे जो हमने पी एंड यानी ईबी डीआईटी में लेने हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में बताइए क्या क्या आ जाएगा। सैलरीज एंड वेजेस आ जाएगा। पहले डायरेक्ट वेजेस आएगा, डेप्रीसिएशन लेना नहीं है, 35, 32 और 27। डायरेक्ट वेजेस ये आपको लेस करना है। आगे चलो नेक्स्ट। पावर फिल हो चुका है, स्टोर्स एंड डेप्रीसिएशन लेना नहीं है आपको। फैक्ट्री ओवरहेड में सैलरी और वेजेस ले लो और रेट्स एंड टैक्सेस ले लोगे। रिलेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है 5, 4 और 3। 5, 4 और 3 और क्या लेना है? डेप्रीसिएशन लेना नहीं है तो रेट्स एंड टैक्सेस आ जाएगा। रेट्स एंड टैक्सेस वो कितना दे रखा आपको? 1, 1 और 1। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। आइएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में भी आपको क्या दिया हुआ है? सैलरीज और वेजेस दी हुई है और रेट्स एंड टैक्सेस दिए हुए हैं। रेट्स एंड टैक्सेस, तो सैलरीज और वेजेस है 10, 9 और 8। और रेट्स एंड टैक्सेस आपको दे रखा है 2। ये एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। उसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बताइए इसमें क्या क्या है हमारे पास? सैलरीज एंड वेजेस है, सैलरीज एंड वेजेस है 7, 6 और 5। कितना है? 7, 6 और 5।
और फिर एक लास्ट में आपको बोनस एंड ग्रेच्युटी दे रहा है 12, 10 और 9। ये लीजिए, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ गया। 271 में से गया -35, 5 और 1 6, 6 और 10 16 और 2 18, 18 और 7 25, 25 और 10 35 और 2 37। तो 199 आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, 199। ये मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। इधर आ जाइए सेकंड में, 330 माइनस 32 माइनस 4 और 1 5 माइनस 9 माइनस 8 और माइनस 10, तो 266 मेरे पास इस ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट 5 प्लस 10, 10 4 प्लस 23 और माइनस 342, ये आ गया 287। ये लीजिए, ये मैंने क्या निकाल दिया अपना, ये मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है बिल्कुल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल दिया, वैल्यू एडिशन भी। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिशन निकालना है। तो आइए अब मैं आंसर का पहला पार्ट यहां निकाल देता हूं। रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज वैल्यू एडिशन 2018 के लिए। तो 2018 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 199 डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू एडिशन कितना था, इसका वैल्यू एडिशन था 271 इंटू 100। 199 डिवाइड बाय 271 परसेंटेज 73.43% आ गया। - 2017 के लिए निकाल लो। टू 266 डिवाइडेड बाय वैल्यू एडिशन कितना है, 330 इंटू 266 डिवाइडेड बाय 330 और परसेंटेज 80.61%। 2016 के लिए निकाल लो। टू 287 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 100। 287 डिवाइडेड बाय 342 परसेंटेज 83.92%। लीजिए, तो पहला आंसर तो ये था। दूसरा आंसर क्या मांगा है, वैल्यू एडिशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। दो हजार अठारह का वैल्यू एडिशन था 271 डिवाइडेड बाय, आपकी सेल्स कितनी थी, 1745 इंटू 100। 271 डिवाइडेड बाय 1745 तो 15.53। 2017
330 डिवाइड बाय सेल्स कितनी थी 1705 इंटू 100, ये लीजिए 330 डिवाइडेड बाय 1705 परसेंटेज 19.35% आ गया। लास्ट 2016 वैल्यू एडेड है कितना 342 1610 इंटू 100, ये लीजिए 342 डिवाइड बाय 1610 परसेंटेज 21.24%। ये आपके पास आ गया वैल्यू एडिशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था जिसमें आपसे ये दो रेशियोज क्या किए गए थे, मांगे गए थे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिशन निकालिए, और दूसरा आपसे मांगा गया था वैल्यू एडिशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी हमारे पास है। सीएमए स्टडी मटेरियल, सॉल्यूशन नंबर 7। देखो ये क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सिजिनी लिमिटेड, अ सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और आपको उसका 2 साल का डेटा दिया हुआ है, 2018 का और 2017 का। पूछा क्या है, पार्ट डी पैरा 3 के तहत वैल्यू एडिशन निकालना है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और उस अर्निंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करके बताना है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन और 2017। नेट सेल्स आपको दी हुई है 4800 और 3840। ठीक है, अदर इनकम इसमें आएगी नहीं अभी। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक 20 और 10, बस दो ही अमाउंट है आपके पास। आ गया 4820 और 3850। कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल, सबसे पहले ले लेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आइए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको दे रखा है 1760 और 1440। नेक्स्ट,
कंज्यूम्ड के बाद डायरेक्ट वेजेस नहीं आएगा, पावर एंड फ्यूल आ जाएगा। पावर एंड फ्यूल आ गया 240 और 192। स्टोर एंड स्पेयर आ जाएगा 160 और 140 और 140। सेस एंड लोकल टैक्सेस नहीं आएगा, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाएंगे। अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 430 और 370। ठीक है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में ऑडिट फीस आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऑडिट फीस 36 और 30। फिर सैलरी एंड कमीशन नहीं आएगा, अदर ओवरहेड्स जाएंगे। अदर ओवरहेड्स 260 और 220। हाँ जी, तो आपके पास अदर ओवरहेड्स आ गए 260 और 220। फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सैलरीज एंड वेजेस आएगा नहीं, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग में आ गया 20 और 16। फिर अदर ओवरहेड्स आ जाएंगे अदर ओवरहेड्स आ गए 250 और 200।
एप्रिसिएशन आएगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन, $60 और $25, ये लीजिए, ये आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल। जरा टोटल कर लीजिए, 1760 प्लस 240 प्लस 160 प्लस 430 प्लस 36 प्लस 260 प्लस 20 प्लस 250 प्लस 60, 3216। इधर आ गया 1440 प्लस 192 प्लस 140 प्लस 370 प्लस 30 प्लस 220 प्लस 16 प्लस 225, ये आ गया 2633। ये लीजिए, आपके पास कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल भी आ गया। अब आपका वैल्यू एडेड निकल जाएगा। थ्री टू वन सिक्स तो कॉस्ट है और इसकी आपके पास इनकम है 4820, तो 1604 आपके पास क्या आ गया, वैल्यू एडिशन। इधर आ जाओ, 2633 तो कॉस्ट है और 3850, तो ये आपके पास आ गया 1217। इसमें प्लस कर दोगे अदर इनकम, तो अदर इनकम कितनी दी हुई है, 300 और 200। ये आती है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। लीजिए कितना आ गया, 1604 प्लस 300, 1904 तो ये आ गया, और 1217 प्लस 200, 1417 ये आ गया। ये लीजिएगा, ये आपके पास अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब हमें बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट, तो ये यहां बना देंगे हम। स्टेटमेंट शोइंग लीजिएगा, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स। सबसे पहला है टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन हम ले रहे हैं टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। आ जाइए, तो एम्प्लॉइज के लिए आपको एक तो दी हुई है सीधे डायरेक्ट वेजेस, सैलरी, बोनस। डायरेक्ट वेजेस, सैलरीज और बोनस कितना दिया हुआ है ये आपको,
440 और 352। उसके बाद आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है उसमें नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी दे रखा है सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज वेजेस, और 30। लीजिए 440 प्लस 36, 476 आ गया, और 352 प्लस 30, 382 आ गया। ये पहला आपके पास पॉइंट आ गया। बोलो क्लियर बिल्कुल। लीजिए दूसरा है आपके पास टूवर्ड्स डायरेक्टर्स। तो जब डायरेक्टर्स के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको सीधे सीधे दे रखा है डायरेक्टर्स की सैलरी और कमीशन कितना है। डायरेक्टर की सैलरी और कमीशन है 48 और 40। डायरेक्टर्स सैलरी एंड कमीशन 48 और 40। पॉइंट नंबर 3, नाउ टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अब हम बात करें अगर गवर्नमेंट के टैक्सेस के रेस्पेक्ट में, तो देखिएगा आपको गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में क्या क्या दे रखा है। एक तो ऊपर सेस एंड लोकल टैक्सेस दे रखे हैं। सेस एंड लोकल टैक्सेस 120 और 100। और एक आपको दे रखा है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स देख लीजिए कितना दे रखा है, 316 और 200। 316 और 120 प्लस 316। ये लीजिए, ये आपके पास टुवर्ड्स द गवर्नमेंट आ गया, 436 और 300। टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर्स, टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर्स। इसमें इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लोन,
इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लोन ये आपको कितना दिया हुआ है, 90 और 70। ये लीजिए इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लोन आ गया, और एक आ जाएगा आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये आपको दे रखा है 30 और 30। एक 120 और 100 आ गया। अब हम बात करते हैं टुवर्ड्स शेयर होल्डर। तो देखिएगा शेयर होल्डर के लिए आपके पास है डिविडेंड 420 और 230। डिविडेंड 420 और 230। And 6, the last one, towards entity. टुवर्ड्स एंटिटी में हमारे पास एक तो होगा डेप्रीसिएशन। तो बताइए डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना है आपका, ऊपर दे रखा है टोटल डेप्रीसिएशन है आपका 120। तो एंटिटी में आपके पास एक तो आ गया 120, नाउ रिटेन्ड अर्निंग्स। देखिए हमें पता है कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 1904 का होना है, और यहां पर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 1417 का होना है। ये हमारे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है। अब इसमें से बाकी सब माइनस कर दो, 1904 में से 120, 420, 120, 436, 48 और 476, तो 284 आ गया। और ये हो गया 284 प्लस 120 यानी 404। इधर आ जाओ, 1417 में से 120 गया, 230 गया, 100 गया, फिर 300 गया, फिर 40 गया, और फिर 382 गया, तो 245 बचेगा। Then 245 plus 120, 365। ये लीजिए। ये हमारे पास टोटल अर्निंग्स जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हो जाएगी आपके पास। तो ये था हमारा स्टडी मटेरियल का एक और क्वेश्चन जो था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम सीएमए स्टडी मटेरियल। क्लियर है बिल्कुल?